सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर सुनिए डॉक्टर BR आम्बेडकर योगदान और विरासत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं समाज शास्त्री डॉक्टर देवी दयाल गौतम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। कृतज्ञ राष्ट्र आज अपने सपूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। देशवासी आज उनकी 134वीं जयंती मना रहे हैं। अपने कर्मों से अपने जीवन काल में किंवदंती बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज विशाल महामानव के रूप में दुनिया भर में याद किए जाते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके योगदान को समझने के लिए आज का यह अंक समर्पित है। आज हम मुख्य रूप से डॉक्टर BR अम्बेडकर का योगदान और उनकी विरासत पर चर्चा करेंगे और चर्चा में सम्मिलित होने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर देवी दयाल गौतम जी को। डॉक्टर गौतम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो हम डॉक्टर अंबेडकर के आरंभिक जीवन से ही शुरुआत करना चाहेंगे। किस तरह उनकी शिक्षा हुई, किस तरह उन्होंने विविध क्षेत्रों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया और आम जनता किस रूप में उन्हें याद रखे। पहला सवाल यही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज किसी रूप से भी परिचय के मोहताज नहीं है देश और दुनिया में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू, आज अम्बेडकर नगर के रूप में जाना जाता है, वहाँ हुआ। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पे थे और डॉक्टर अम्बेडकर जी 14वीं संतान थे अपने माता पिता के। लेकिन जब उनका जन्म हुआ उसके 2 साल बाद ही उनके पिताजी का रिटायरमेंट हुआ और वो फिर से महाराष्ट्र लौट गए। मूल भूमि जहां उनकी महाराष्ट्र थी, सतारा में रहे। लेकिन अंबेडकर का जीवन, जैसा आप सब जानते हैं कि एक संघर्षों का जीवन रहा, वो संघर्ष उनके बचपन से ही शुरू हो गया। उनकी माताजी की मृत्यु 6 साल की उम्र में हो गई। उसके बाद वो अपनी मौसी के साथ सतारा से बम्बई चले गए और बम्बई में उनकी शिक्षा शुरू हुई और वहीं से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक, BA तक की पढ़ाई उन्होंने वहां किया। और उस समय की सामाजिक स्थिति में हर तरह के संघर्षों को देखते हुए एक ओजस्वी रूप से और एक टॉपर के रूप में, जिससे प्रभावित होके बड़ोदरा के महाराज ने उनको स्कॉलरशिप दिया। और उसमें एक घटना और बताना चाहेंगे कि उसी समय जब उनको स्कॉलरशिप मिली, उसी बीच में उनके पिताजी का देहांत हो गया और एक नया संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन वो किसी तरह से डगमगाए नहीं और उन्होंने US गए। US से अपनी MA और PhD की डिग्री हासिल की। लेकिन शिक्षा को इस हथियार के रूप में इसकी महत्व को वो समझते थे कि उनकी भूख थी शिक्षा को लेकर जानने के लिए, कि वहां से वो फिर लंदन चले गए। लंदन गए, फिर लंदन में जाके फिर से उन्होंने वहां पे अध्ययन कार्य शुरू किया अपना। लेकिन बड़ौदा महाराज के साथ जो उनका अनुबंध था स्कॉलरशिप के तहत कि वो आके उनके स्टेट के लिए काम करेंगे और एक अच्छे राष्ट्रभक्त की तरह वो आए भी और काम किया। और फिर से जाके दोबारा उन्होंने लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी की। दोबारा उन्होंने PhD किया वहां से। और वो जो ग्रंथ, बहुत वो ऐसा ग्रंथ है जो उनका PhD है, जिस पर हमारे देश की बहुत सारी जो आर्थिक नीतियां हैं, RBI जैसे संस्थान है, उसकी नींव रखी गई। श्रोताओं, बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष पूर्ण रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जीवन के संघर्षों से इस तरह तराशे गए कि जब संविधान निर्माण का समय आया तो उन्हें संविधान निर्माण समिति में ड्राफ्टिंग का प्रमुख चुना गया। यहाँ पर आपके लिए सवाल डॉक्टर गौतम, बाबा साहब अंबेडकर की आज जनमानस में याद संविधान निर्माता के रूप में है, तो संविधान के प्रारूपण में किस तरह की उनकी भूमिका रही? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ही ट्रेंड रूप के एक लॉ के जानकार थे। वो आर्थिक जानकार भी थे, लॉ के भी वो जानकार बहुत अच्छे थे। जिसको देखते हुए डॉक्टर साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उस पूरी कमेटी में 7 लोग थे और उन 7 लोगों में से डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पूर्ण तरह से अपना समय दे सकते थे, क्योंकि अन्य लोगों के साथ कोई बाहर था, कोई बहुत ज्यादा एज के कारण सबकी अपनी व्यवस्थाएं थी, उतना समय नहीं दे सकते हैं। उनके योगदान को आप इस तरह से आप देखने को सोच सकते हैं कि बाबा साहब ने जब एक संविधान का प्रारूप लाया गया तो उस प्रारूप पे जो संशोधन, जो सबके लिए, देश की जनता के लिए, जो लोग जानकार थे उनके लिए जब वो दिया गया कि ये देखिए प्रारूप है, तो उस पे संशोधन, जो लोगों की राय जो आई, उस राय का मैं नंबर आपको बताता हूं। 7635 संशोधन, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं, इस तरह के लोगों की राय आई। और बाबा साहब ने
उस सभी को पढ़ा जी, कि सबको देखना, उसको पढ़ना, एक एक को उन्होंने पढ़ा। एक एक को पढ़ने के बाद उन्होंने जो है 2473 को स्वीकारा। सोचिए कितने बड़े मूर्धन्य विद्वान थे और उसको देखने के लिए। और दूसरा चीज ये बताना चाहेंगे कि प्रारूप का जब डिस्कशन शुरू हुआ तो 165 दिन इसको रीड किया गया, पढ़ा गया। जी जी जी। संविधान सभा के जो लोग प्रतिनिधि थे सब लोग उसमें पढ़ा गया। और इसको जब पढ़ा गया, वो करते थे कि किस तरह के विद्वान थे, उसके एक एक जो उन्होंने अनुच्छेद रखा है, किस विषय को किस तरह से रखा है, उसको उन्होंने डिफेंड किया। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें प्रेजेंट करने के बाद जो सवाल उठते थे 10 से 11 बार बाबा साहब नहीं खड़े होते थे। आप उस वीडियो को या उस आंकड़ों को देखिए, जो प्रोसीडिंग है हमारी, तो 10 से 11 बार खड़े होते थे। और एक चीज और बताता हूं आपको कि उसमें जब वो जो फाइनल डे था जी, जिस दिन वो फाइनली ड्राफ्ट तैयार हो गया, अब उसको प्रेजेंट किया गया, उसमें उन्होंने जब उन्होंने पूरी तरह से प्रेजेंट किया, जब लोगों को मत आए, तो उस दिन उन्होंने 25 बार, आप देखिए उसको कि 25 बार उस डॉक्यूमेंट में बाबा साहब का इंटरवेंशन है कि मैंने किस लिए इसको रखा है। श्रोताओं समझ सकते हैं कि हमारा संविधान, जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक माना जाता है, कितनी मेहनत से, कितना अधिक ध्यान देकर और छोटी छोटी बातों पर कितना अधिक समय लगाकर तैयार किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि यह संविधान किस लिए है और हम इससे क्या अपेक्षा रखते हैं। आइए हम सुनते हैं। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I like a strong, united center. ये बाबा साहब के शब्द हैं जिन्हें आपने अभी सुना। आज देश में कई स्थानों पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज का दिन पूरे देश के लिए और खास करके दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। उनके जीवन में तो दूसरी दिवाली होती है। बाबा साहब का जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। डॉक्टर गौतम, बाबा साहब का एक पक्ष जहां उनके विद्वता पक्ष को दर्शाता है, उनके ज्ञान को दर्शाता है, वहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज को दिशा दिखाने में और एकजुट करने में और उनकी जो उस समय की स्थिति थी उससे ऊपर उठाने के लिए उन्होंने किस रूप में योगदान दिया, कैसे याद करना चाहेंगे हम उनके संघर्ष को? बाबा साहब सामाजिक जो उस दौरान जिस तरह की स्थिति थी समाज को, उसको लेके बहुत पीड़ित थे जी। बाबा साहब एक इक्वल समाज, समान समाज की हमेशा पक्षधर थे और उसी के लिए उन्होंने आजीवन लड़ा भी। जीवन के शुरुआती जब उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जब यहाँ नौकरी किए, नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ा किस लिए? उन्होंने अपना जीवन की जो कि एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, चाहे वो लंदन में, चाहे यूएस में, जहां उनको ऑफर भी मिले थे जी 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 कि आप यहाँ नौकरी कीजिए। बड़ौदा महाराज ने भी उन्होंने नौकरी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा जीवन समाज के लिए है, समाज के उस तबके के लिए कि जिसको अधिकार उतना नहीं मिला हो, उसको हमें जगाने की जरूरत है, उसको अधिकार दिलाने की जरूरत है। तो उन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद अपने खुद को समाज के प्रति पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया। पहला अगर हम उनका देखें कि सामाजिक किस तरह से हुआ, तो 1919 में जो है साउथ कमेटी के सामने जब उन्होंने दलित सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि उनके अधिकार के लिए, कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए जी जी, इलेक्टोरल फॉर्म में किस तरह से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसके लिए रखा। उसके बाद वो पूरी तरह से समाज को जगाने में लगे। बाबा साहब को बहुत बार नहीं समझा भी गया है, चाहे वो मंदिर प्रवेश को लेके या फिर पानी के लेके उन्होंने जो आंदोलन किया,
वो समाज को जगाने के लिए था। यहाँ पर थोड़ा इसे और स्पष्ट करें, थोड़ा सा हम कह लें कि समझना चाहेंगे कि किस तरह से समाज को जगाना किस रूप में था, या अधिकारों की जो लड़ाई थी या जो समानता की अपेक्षा थी वह किस रूप में थी। और आपने एक और महत्वपूर्ण बात कहा कि उनको ठीक से समझा नहीं गया, तो उनके किस पक्ष को नहीं समझा गया, कैसे उसे स्पष्ट करना चाहेंगे आप? बाबा साहब को देखिए, समझा के कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर वो मंदिर में अपना प्रवेश चाहते थे, उनको कहा गया कि वो हिंदू विरोधी टाइप की बातें हो रही हैं, हिंदू धर्म को नहीं मान रहे हैं। वो हिंदू धर्म को मानने की बात नहीं थी वहां पे उनका ये विषय था कि समाज का, इसी समाज का लोग है तो सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल। जिस समाज में है उस समाज में बराबर का अधिकार होना चाहिए। वो दोनों ही समाज, अपने समाज को भी और जो अन्य समाज उस समय में जिसका मंदिर में प्रवेश था उसको भी बताने के लिए था कि वो किस तरह से सबको समानता का अधिकार दे। इसलिए था, लोग किसी चीज के विरोध में नहीं था, उनको बहुत ज्यादा विरोध के रूप में एक देखा जाता है कि विरोध है। जब उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया तो उसको एक विरोध के रूप में देखा जाता। विरोध उनका था, उन्होंने लिखा है कि दैट इज माई प्रोटेस्ट ओनली। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके कुछ चीजों से ही केवल असहमत है, जो कुरीतियां थी कुछ उस चीजों से असहमत थे, वो था केवल। और वो कई बार नहीं की, एक बार उन्होंने अपने प्रोटेस्ट दर्शाने के लिए, दोनों ही समाज को जगाने के लिए, वो एक प्रोटेस्ट के रूप में था उनका। मैं समझता हूं कि बड़ा स्पष्ट होकर आपने कहा कि उनका विरोध मूल अवधारणा से या हिंदू धर्म से नहीं था, बल्कि उसके कुछ प्रावधान जिससे वो पीड़ित हो रहे थे, उनके समाज के लोग पीड़ित हो रहे थे, उसे बदलने के लिए समानता के अधिकार की मांग के तहत था। जी हाँ, क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि धर्म एक व्यक्ति का जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक संस्थाएं जिस तरह से रेगुलेट करती हैं, हर चीज को नियम कानून से रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, चलाया नहीं जा सकता है। धार्मिक संस्थाएं होती हैं सबको, तो धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम डॉक्टर अंबेडकर के, बाबा साहब के दर्शन को समझना चाहें तो बहुत संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे उनके दर्शन को लेकर? क्या है उनका दर्शन? उनका दर्शन जो है, उन्होंने सबसे पहले जिस चीज को कहा था कि मतलब उनका दर्शन जो है सेल्फ रिस्पेक्ट से की एक तरह से आता है, जो कि उन्होंने कहा था ना, एजुकेट, शिक्षित बनिए, ऑर्गेनाइज रहिए, यूनाइट एंड देन एजिटेट। एजिटेट को फिर से लोग दूसरे नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, नकारात्मक ढंग से, उसको रचनात्मक ढंग में नहीं लिया। बिल्कुल। एजुकेट, उन्होंने कहा हर चीज का आइडेंटिटी होती है, किस तरह से समाज आपको स्वीकार करे। पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा समाज में आपको लायक जो चीजें होती है। जैसे अम्बेडकर साहब उसके एग्जाम्पल है ना। जी। आज उनको जिस तरह से व्यक्तित्व के रूप में समाज स्वीकार कर रहा है, सम्मान दे रहा है, क्योंकि वो एजुकेट थे। एजुकेट होने के बाद वो ऑर्गेनाइज होने के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, समझने के लिए। और एजिटेट का मतलब विरोध करने के लिए नहीं, एजिटेट का मतलब अपने अधिकार मांगने के लिए, रचनात्मक रूप से अपनी तथ्यों को रखने के लिए एजिटेट जो मानव का अधिकार होता है उस चीज के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहे कि अपने लोगों का अधिकार की जो समाज है सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। कुल मिलाकर आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज की तिथि पर? क्या उनके संदेश को किस रूप में कहना चाहेंगे? बाबा साहब का ये संदेश जो है ना, इसको मूल मंत्र के रूप में हर एक देशवासी को लेके चलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के लिए या पूरे समाज के लिए वो कह रहे थे। बिल्कुल। कभी बाबा साहब ने जो उनके कार्य हैं देखेंगे आप, तो समाज के हर तबके के लिए है। बिल्कुल, महिला, पुरुष, गरीब, मजदूर, सबके लिए उनके हुए, किसी एक विषय के लिए नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि पहले आपको समाज में अपनी आइडेंटिटी जो होती है उसको बनाने के लिए आपको शिक्षा को एक अहम हिस्सा मानना चाहिए, आपको शिक्षित होना चाहिए। एक अच्छे देश का नागरिक बनने के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी आप समाज को समझ सकेंगे, अपने अधिकार को समझ सकेंगे और दूसरों के अधिकार के लिए आप लड़ाई भी कर सकते हैं तभी। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बहुत सार्थक संदेश आपने दिया और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर गौतम, आपका श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर योगदान और विरासत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे समाज शास्त्री डॉक्टर देवी दयाल गौतम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में